क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के मताधिकार की संतुति की गई थी। तो इसकी संतुति की गई थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में प्रावधान किया गया था। तो इसको देखते हैं। जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में अभिगृहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार को प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित संवर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर निर्धारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 में सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल के स्थान पर आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसमें कथन 2 ही सही है। बस आगे देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, तो इस प्रावधान को लिया गया है। दूसरा है, भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत 1941 में बहुत ज़्यादा था। ICS में भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS को प्रारंभ 1954 में लंदन में सिविल सेवा आयोजन से प्रारंभ हो गया था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से IAS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक में अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। तो इसमें दोनों कथन हमारे सही हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो 1919 के तहत हमारे 2 अधिनियम हुए। 1902 सन में हमारे चुनाव हैं, 1926 में भी हुए और 1945 में भी हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। विश्व में 1926 और 1945 को केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में होता है। 1945 अभी हमने देखा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत शासन विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसकी शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 को है। ये क्या दिया गया था कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 में भारत सरकार परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। ठीक है, तो ये कब 1935 के भारत सरकार अधिनियम थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। यह कब किया गया है। 1935 के भारत अधिनियम। उसमें क्या हुआ था, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उल्लिखित योजना पर है। तो सीधा भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही हुआ था। भारत सरकार संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन
भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य संपत्ति सूची में विषयों का विभाजन किया जाना था, जिसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ के अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या कोई विशेषता दिया है, देखा जाए। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो इसमें अखिल भारतीय न्याय संघ का प्रावधान तो था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो अवशिष्ट विषय जो थे वो प्रांतीय न्यायालयों, प्रांतीय विधायकों को आवंटित नहीं किए गए थे। इसमें देख सकते हैं, इसमें एक अखिल महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तात्कालिक ब्रिटिश सूत्रों में चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों में मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था नहीं लागू की जा सकी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का तो संकेत था ही, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। प्रांतीय सूत्र के सूत्रपात का संकेत था। उसके बाद इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो द्वैध शासन सबसे पहले 1919 को खत्म किया गया, फिर 1935 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो इसमें बी ही जो है अवशिष्ट, इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायक को आवंटित किए गए थे। संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अभी पढ़ा हमने 1909 को मॉन्यूमेंटो एक्ट नहीं हुआ था, 1919 को मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड अधिनियम में भी नहीं हुआ था। 1909 में क्या किया था पता है, 1935 को ही द्वैध शासन और संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। उसके बाद है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अभी पढ़ा हमने। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत संघीय स्थापना की स्थापित कब की गई थी, 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो अवशिष्ट शक्तियाँ सीधा गवर्नर जनरल को ही दी गई थी। अभी तक राष्ट्रपति या निर्वाचित मंडल को कोई भी शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी 1935 अधिनियम द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जातीय प्रतिनिधि, एक संघ योजना विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों को समुचित किया जाना। तो इसमें समुचित किया गया था विधानमंडलों के लिए सरकारी सदस्यों का। एक संघ योजना पर विचार किया था, विधानमंडल के निर्वाचित क्षेत्र एवं जातीय प्रतिनिधि के लिए भी बात की गई थी, लेकिन देश के लिए संविधान की बात इसमें नहीं की गई थी। तो इसमें ए गलत हो क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा, आगे क्रिप्स मिशन द्वारा। अन्य 3 विकल्प भारत के अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन देखते हैं। यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो यह तो नहीं है, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा कि संविधान की बात ही नहीं हुई थी 1935 में। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो यह भी कथन गलत है कि भारत को इसके द्वारा स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई। तो इसमें से देखते हैं, भारत सरकार का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। भले ही इसमें संविधान का निर्माण का, लिखित संविधान का कोई वो नहीं है, लेकिन 1935 से कि बहुत कुछ आज के वर्तमान के संवैधानिक ढांचा से मिलता जुलता है। तो ये संवैधानिक ढांचा का एक स्तंभ मान सकते हैं, एक मुख्य ढांचा मान सकते हैं।
इस अधिनियम में मुख्य अनुबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं स्रोत प्रांतों के शक्तियों का विभाजन, तो फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। निम्न में से अधिनियम से किस अधिनियम में फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग होता है? यह भी पढ़ा हमने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा भारत और बर्मा अलग हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 को भारत और बर्मा अलग हुए थे। उसके बाद है संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया। क्वेश्चन पहला है, भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया, क्योंकि 34 में हो गया था तो इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मसंरक्षण के अधिकार की मांग की, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि एक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारत प्रतिनिधियों का एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर कब? मई 1934 स्वराज पार्टी द्वारा। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो इसमें कौन है? हमारे NM रॉय। ऑप्शन ए है MN रॉय, BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन? 1934 में इस संविधान निर्मात्री सभा का विचार NM रॉय ने दिया था। एक निर्वाचन सभा द्वारा भारत द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? भारत सरकार क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है। साइमन कमीशन में नहीं किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं किया था, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन में भी नहीं किया था। किस में किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य निर्धारित संख्या के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 1 लाख में प्रति व्यक्ति। ठीक है। 19 कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन में अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के लिए गठन का एक सूत्र स्थापित किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड्स जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर भी थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारत संविधान सभा का गठन क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रिप्स योजना में यह प्रस्ताव लाया गया कि भारत में संविधान बना जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल बैठक थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। भारतीय संविधान सभा प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम
राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इनमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। इनमें से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी रामागोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे। बस जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी डॉक्टर शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस बार प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों समान होती, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। लेकिन उनका विचार क्या था? अक्टूबर 1943 में लिन लेथियो के स्थान पर आर्किबाल्ड बोवेल्स वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 को लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की तो कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 उन प्रस्तावों को बावेल्स योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बावेल्स योजना के प्रस्तावों के कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर हुई थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध में समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना था इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बावेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारतीय विभाजन रुक सके। अंततः यह दूसरा कारण गलत है। निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं। यह बहुदलीय निकाय थी? नहीं। यह बहुदलीय निकाय थी, इसमें बहुत अलग अलग दल के लोग थे, राइट। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ, सबके अलग अलग समिति थी, ठीक। तो इसमें कौन कौन से हमारे सही हो जाएंगे? 3, 4। तो सी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्य विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान सभा के कथन में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं, बहुदलीय संरचना थी, तो ये भी गलत। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत करती थी। तो 1, 2, ए और डी। निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इनमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो ये थोड़ा रॉन्ग कथन लग रहा है क्योंकि वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। संपत्ति और शैक्षणिक अधिकार के आधार पर मताधिकार सीमित था। तो इसमें सी जो निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। उसके बाद देखते हैं
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, यही एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों की संविधान सभा के सदस्य थे उन प्रांतों के लोग द्वारा सीधे निर्वाचित लोग नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामित लोग नहीं, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित लोग, यही लोग थे जो विधानसभा में थे। सरकार द्वारा सार्वभौमिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए लोग नहीं। तो कौन सा? प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित चुने लोग। उसके बाद देखते हैं 15, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? सीधे जनता द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा। हाँ, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले अस्थायी अध्यक्षता की, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अभी पढ़ा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम बैठक ना, वो ये नहीं पूछ रहे कि अस्थायी या स्थायी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति वही होंगे, अस्थायी एवं उपराष्ट्रपति फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष हैं। तो अस्थायी उपाध्यक्ष सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद ने अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को किया था। तो यही पहले प्रथम मनोनीत थे। उसके बाद कौन हो गए? एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को, मतलब दिसंबर के पहले ही हो गया होगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। भारतीय संविधान सभा की इसमें बात की गई है ना, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा जी थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, और स्थायी एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा था? अभी पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावना में से किस एक द्वारा प्रस्तावित किया? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में सही है। पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और चौथा है, तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं।
तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुख्य अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों संसद एवं विधानसभा द्वारा के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। ठीक है। भारतीय संविधान को बनने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल इसमें 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन 165 अवधि में हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। भारत संविधान की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमें 24 जनवरी 1950 लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 जनवरी को अतिरिक्त संविधान सभा पुनः बैठी गई थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय के बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सूची एक्स और वाई को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे कूटों को प्रयोग कर उत्तर खोजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे वो हमारे HC मुखर्जी थे, जो स्थायी रूप से थे, और अस्थायी फ्रैंक कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ठीक। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष, तो इसी से आंसर निकालने ट्राई करते हैं। ए का है हमारे पास, ए का हमारे पास है 4, ए का हमारे 4, तो बी आंसर होगा। प्रारूप समिति के 3 केसी मुंशी, राजस्थान रियासत को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन? संवैधानिक सलाहकार कौन रहेंगे? BN राव, जिन्होंने सबसे पहले संविधान की संकल्पना की थी। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव ने संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति किया गया था, BN राव। ठीक है। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव। उन्होंने संकल्पना की थी कि संविधान बनाया जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधानिक का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर और 26 नवंबर 1949, अतः प्रश्न में दिए गए उनमें कोई सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लिखित 26 नवंबर भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंकित नियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अद्यतनकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध भी लागू हो गए तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? संविधान सभा को भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है।
संविधान 26 जनवरी के दिन लागू का निर्णय इसलिए गया क्योंकि स्थिति को 1900 नहीं, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा था। 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन CGPSC का नोटिफिकेशन भी आता है। 26 जनवरी को मनाया था। भारतीय संविधान से बनकर तैयार हुआ था, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और इसके प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। BR अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। BR अम्बेडकर हुए थे पुणे रेसिडेंसी से हुए थे। बम्बई रेसिडेंसी से हुए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से हुए थे। ठीक है। वर्ष 1946 में संपन्न विधानसभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट के लिए उन्हें कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्ति की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से क्रमशः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य करना था, अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट विकल्प भी है। मतलब पुणे से उनकी स्थापना, मतलब पुणे से निर्वाचित हुए थे, इसलिए मुझे पुणे लगा। आगे जो सबसे निकटतम आंसर है वो बम्बई प्रेसिडेंसी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई। निम्नलिखित पर विचार करें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 होने के कारण पारित होने के रूप में हुई। ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों से एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन उत्पन्न किया था। ये भी सही है। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है। नीचे तो वक्तव्य है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश की आवश्यकता की पूर्ति करता तो है क्योंकि इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। हाँ, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इनमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण
नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये गृहीत नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक स्पष्टीकरण नहीं करता। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। क्यों की थी? बहस के दौरान मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। क्यों? किंतु डॉक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया, तो उसको बाद में मानना पड़ा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? जयप्रकाश नारायण ने यह बात की थी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, निम्न में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अधिनियमित करते समय। प्रश्नगत कथन विधानसभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है हार्डग्रेव जूनियर का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है, जिनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ के अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन ने कहा है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल कितनी महिलाएं थी? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं की संख्या थी। उसके बाद है हमारी संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो इसमें देख लेते हैं। संघीय समिति किसको दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। मूल अधिकार समिति क्षेत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसमें मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी को। अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी को। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों में असम उपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति गोपीनाथ बरदोलाई को। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति ए.वी. ठक्कर को। संघीय शक्तियों की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के.एम. मुखर्जी। सदन समिति बी पट्टाभी सिद्धारमैया। राष्ट्रीय ध्वज समिति तीर्थदत्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण जी.वी. मावलकर। राज्य संबंधी समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अद्दाली कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, इनमें एन गोपालस्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान शामिल थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ समिति
का अध्यक्ष कौन थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधी राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जानतीय अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी, संघीय समिति शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन के.एम. मुंशी। ठीक, संविधान सभा के प्रांतीय किसने किया था? सरदार पटेल ने। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। मूल अधिकार किसके थे? कृपलानी के मुंशी। मूल अधिकार तो ये गलत है। मूल अधिकार हमारे कृपलानी साहब का था। कार्य संचालन संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, कार्य संचालन राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी गलत था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्ष संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? एन. गोपाल स्वामी रंकर, अल्यादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तो डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.डी. कृष्णाचारी को समिति में शामिल किया गया। इसमें से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी थे, अल्यादी अय्यर थे, 2 जने थे बस, 1 और 3। संविधान के पांडुलेखन में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन मतलब फिर से संविधान प्रारूप समिति की बात हो रही है। इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद सदाउल्लाह थे, के. मुंशी नहीं थे। ठीक है। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्ष में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को चलो आगे देखते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा 22 जनवरी 1947 को ही क्यों। संविधान सभा को प्रारूप विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ओह गलत, ये मैंने ले लिया है 22 जनवरी, ये 29 अगस्त है, सॉरी। उसके बाद है संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो शेष 6 सदस्य मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरितकर एवं भट्टाभी सीतारमैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी. गोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है अथवा विशिष्ट विकल्प रूप बी. जेपी कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो संविधान के स्रोत हम कल करेंगे।